नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुँचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा n²। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है, इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा लिथियम। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उसके बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 पिकोमीटर सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बेरिलियम तथा बोरान की परमाणु त्रिज्या 112 तथा 87 है। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम 0.208 nm है। आगे है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया दिया हुआ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कुछ और नाम देख लेते हैं। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नींबू का रस सिट्रिक अम्ल। अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया दिया हुआ है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर और गैस उत्पन्न होता है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक और गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इसमें हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। मानव रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक किसका है? तो प्लाज्मा का होता है 7.4 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है। pH मान पैमाना 0 से 14 तक निर्धारित होता है।
पीएच मान 7 वाले पदार्थ को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर के पीएच मान वाले पदार्थ क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल लेड को बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल निर्जल एथिल एल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथेनॉल का अणु सूत्र CH3OH है। इसे कास्ट एल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है? तो हो जाएगा Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। आगे है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में HCO3। पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है, इसमें हो जाएगा C6H8O7। तो साइट्रिक एसिड C6H8O7 रहेगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे लाल दवा भी कहा जाता है, का रंग नष्ट कर सकता है। अगला है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है? तो ये हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, C/137। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। अगला प्रश्न है, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो हो जाएगा चीनी मिट्टी का। Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट्य मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो हो जाएगा गिरेगी। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्तन के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है तथा तेल की सतह का स्तर गिर जाता है, अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। अगला है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो हो जाएगा क्षार। J.N. लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अभिधारणा प्रस्तावित किया, जिन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकृत व्याख्या दी। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस।
अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस। इस प्रक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कोलायड नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कोलायड नहीं है? तो ये हो जाएगा सिरका। सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, न कि कोलाइड का। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन दो या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो हो जाएगा फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। अगला है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD दो विधियां हैं। दोनों विधियों में एक बीज तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील बंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। अगला है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? तो हो जाएगा सफेदा। सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Pb(2)2PbCO3 होता है। ध्यातव्य है कि सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका प्रयोग पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है तथा जीवाणुरोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या है? तो ये हो जाएगा 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? दिया हो जाएगा हल्दी। जो पदार्थ अम्लीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें अम्ल तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH 7 से नीचे तथा क्षार का pH 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है।
हल्दी पीले रंग की होती है। इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है तथा क्षारीय विलयन में डालने पर लाल हो जाती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। आगे है, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 से क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। यह प्रतिक्रिया कमरे में तापमान पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो ये हो जाएगा सिरका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वही वॉशिंग पाउडर का घोल व बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय है। अगला है, रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है? ये केवल फेरिक ऑक्साइड है। रासायनिक भाषा में मोर्चा को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। सूखी बर्फ है तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन एवं गैर ज्वलनशील होती है तथा पानी में घुलने पर घोल के pH को कम कर सकती है जिससे कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो हो जाएगा CaO। कठोर धातु की ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड भी पानी में हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रा ऑक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो हो जाएगा ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। इसमें पामिटिक अम्ल, स्टीएरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख है। अच्छी साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो ये हो जाएगा जल। जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड हैं। अगला है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है, इसे बोलते हैं उत्सादन। किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहा जाता है। उदाहरण, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, तो यह घटना उत्सादन कहलाता है। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो हो जाएगा पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु पारा है। पारे को क्यूक सिल्वर कहते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के उच्च ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जिससे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पादन में उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा पेंट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZnO के नाम से भी जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में घुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग लेजर, डायोड,
पेंट पिगमेंट, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड। अगला है किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है तो उसके कैलोरी मान। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किग्रा ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कोक। धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर, सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है। इसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है। अगला है अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। तो ये हो जाएगा UAA। आगे है इसमें अनुलिपिकरण समापन त्रिक UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत देते हैं। अगला है एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक ये यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। एरोमेटिक यौगिक में एक विशेष गंध होती है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुलेखित कीजिए। इसमें आंसर है मैजेंटा। तो इसका हो जाएगा लाल और नीला। टील हो जाएगा नीला, हरा और सफ़ेद। मोर ये हो जाएगा नीला, लाल और सफ़ेद। सियान हरा और नीला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। मंद प्रक्रियाएं वे हैं जिनकी वेग साधारण ताप पर मापी जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रतिक्रिया तेजी से होने लगती है। अगला है व्याख्या। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जिनमें प्रतिकार एक से अधिक प्रावस्था में रहती है विषमांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नमकीन पानी, संतरे का जूस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयन की मात्रा को विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। अगला है
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये है केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर केवलर है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलीन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से इसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो ये हो जाएगा 1 से अधिक। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अगला है क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं जैव आवर्धन। क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों का सांद्रण में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। अगला है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा जैविक आवर्धन। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचयन को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगली पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। अगला है कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो हो जाएगा प्राणियों की पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। प्राणियों की पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कॉलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होती है। अगला है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। अगला है जीव विज्ञान। इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।